तो HTML से आप वेब पेजेस बनाते हो, ठीक है। जैसे कि google.com का जो पेज है, जैसे कि नेटफ्लिक्स का जो पेज है, इस तरह के पेजेस हम HTML से। इन वेब पेजेस के अंदर का जो कंटेंट है वो हम डिफाइन कर देते हैं कि google.com में एक इनपुट बॉक्स होगा, एक बटन होगा, ऊपर कुछ टेक्स्ट होगा और नीचे कुछ टेक्स्ट होगा। तो HTML को यूज करके हम एक पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं कि ये इस पेज में रहेगा और ये फिक्स है। इसको डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। काफी जगह आप पढ़ोगे HTML डॉक्यूमेंट। इसको यूज करके हम वेब पेजेस बनाते हैं और वेब पेजेस के कंटेंट को हम डिफाइन कर देते हैं कि इस पेज में यही कंटेंट रहेगा। अगर नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लूं, नेटफ्लिक्स में यहाँ सर्च करने का है, कुछ बटन है, तो इस पेज में भी आपने डिफाइन कर दिया कि भाई इतने बटन होंगे, इतने टेक्स्ट होंगे, इतनी इमेज होगी। HTML से आपने इस पूरे पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब एक बार google.com को और नेटफ्लिक्स को एक बार देख लेते हैं। तो आपको google.com इस समय दिख रही है। तो यहाँ पर इमेज है, ये इनपुट बॉक्स है, बटन है, कुछ टेक्स्ट है। तो इस HTML की मदद से हमने डिफाइन कर दिया कि इस पेज में इतने ही बटन रहेंगे और इतने ही टेक्स्ट रहेंगे। नेटफ्लिक्स को देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स में ऊपर इमेज है, ये 2 बटन है, ये 3 टेक्स्ट हैं, ये एक बटन है, इनपुट बॉक्स है। तो हमने HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नेटफ्लिक्स का वेब पेज बनाया और डिफाइन कर दिया इस पेज का स्ट्रक्चर यही होगा। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई पूछा तो आप फुल फॉर्म बता सकते हो, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि HTML क्या है और इसको आप कहाँ यूज करते हो। तो एक बार देखते हैं कि कितनी वेबसाइट इंटरनेट पे हैं। तो टोटल 1.13 बिलियन वेबसाइट है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने डेवलपर्स ने मिलकर इसको बनाया होगा, कितने फ्रंट एंड डेवलपर्स की जरूरत पड़ी होगी, जिसमें से 200 मिलियन वेबसाइट एक्टिव है। अब इसको इंडियन सिस्टम में अगर कन्वर्ट करें तो पता नहीं कितने करोड़ों में चली जाएगी। 200 मिलियन वेबसाइट एक्टिव है, इनको मेंटेन करना है और भी वेबसाइट बनेंगी। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की डिमांड तो कभी खत्म होने नहीं वाली। तो आप देख सकते हो कितनी सारी वेबसाइट हैं, बट इसमें से कितनी वेबसाइट HTML से बनी है। तो यहाँ लिखा है कि 96% वेबसाइट HTML से बनी है। 4% छोड़ देते हैं किसी से भी बनी हो, लेकिन 96% वेबसाइट HTML से बनी है, ठीक है। तो आपको HTML सीखना ही है। और यहाँ पर लिखा है कि HTML5 से 93 बनी है। तो एक्चुअल में HTML5 लेटेस्ट वर्जन है HTML का। टोटल HTML से 96% बनी है, बट जो लेटेस्ट वर्जन HTML का है उससे 93 बनी है, ठीक है। तो एक बार HTML के वर्जन्स भी देख लेते हैं। तो 1991 में HTML पहली बार इन्वेंट हुई थी। हमारे टिम बर्नर्स ली जी थे जो इन्होंने इन्वेंट करी थी। ये कुछ चाइना या जापान के लग रहे हैं मुझे। तो इन्होंने HTML 1.0 को इन्वेंट किया था और इन्होंने 1993 में इसको रिलीज कर दिया कि चलो इसको अब इस पे बनाना स्टार्ट करो। बट बहुत सारे डेवलपर ने उसको अडेप्ट इतना नहीं किया था। फिर 1995 में HTML का वर्जन 2 आ गया, कुछ और फीचर आ गए होंगे। फिर 2 साल के बाद 1997 में वर्जन 3 आ गया, 1999 में वर्जन 4 आ गया, ठीक है। और 1999 के 15 साल के बाद HTML5 आया, लेटेस्ट वर्जन था। और HTML4 में जो फीचर्स, कुछ नए फीचर्स थे जो HTML5 में ऐड करे गए जो 4 में नहीं थे। जब भी कोई नया वर्जन आता है तो कुछ नए फीचर्स ऐड करे जाते हैं। पूरी लैंग्वेज को चेंज नहीं करा जाता, बट कुछ HTML4 में जो फीचर्स नहीं थे वो HTML5 में डाले गए और HTML5 को लॉन्च कर दिया गया। 15 साल लगे HTML4 से HTML5 आने में, और पिछले 10 साल से HTML5 चल रही है। और HTML6 आने का ऐसा कोई न्यूज़ तो है नहीं। और अगर HTML6 आती भी है तो कोड इसी तरीके से काम करेगा, कुछ नए आपको फीचर्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी HTML की हिस्ट्री। तो एक काम करते हैं, कोड शुरू करते हैं और HTML की फाइल बनाते हैं। पहले एक HTML की फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर हम कोड लिखेंगे।
बटन बनाएंगे, बहुत कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो कोड लिखेंगे कहाँ? ऐसा कौन सा टूल है? बहुत अच्छे अच्छे टूल मार्केट में आ रखे हैं, हमें वही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आप जब जॉब करने जाओगे तो ऐसे ही टूल यूज़ होते हैं। लेकिन अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको HTML कोड लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ नोटपैड की ज़रूरत है, जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। मैक में मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ ये बीबी एडिट करके मिला, विंडोज़ में तो नोटपैड होता ही है। तो पहली HTML फाइल बनाते हैं, तो पहले तो इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो आप इमेजिन करो कि आप किसी वेबसाइट का अबाउट पेज बना रहे हो। एक वेबसाइट में होम पेज हो सकता है, अबाउट पेज हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस पेज हो सकता है, अलग अलग पेजेस हो सकते हैं, हर पेज का अलग अलग HTML होगा, ठीक है। तो हम पहले अबाउट पेज बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अबाउट लिख देता हूँ, ताकि नाम सुन के हमें पता लगेगा कि अबाउट पेज बनाया जा रहा है। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? ये तो टेक्स्ट फाइल है नहीं, ये तो HTML फाइल है, ना तो ये कोई मूवी की फाइल है। बिना एक्सटेंशन के ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझ आता कि क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तब समझेगा जब हमें इसको एक्यूरेट एक्सटेंशन देंगे, जो कि HTML है। सेव कर देते हैं। बन गई HTML फाइल। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने मेरे साथ पहली HTML फाइल बना ली। तो क्या कुछ कोड लिखे बिना हम देख सकते हैं इस फाइल को, ये कैसे डिस्प्ले हो रही है? ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो डिस्प्ले तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक्चुअल में जब हम कुछ कोड लिख लेंगे तो आउटपुट कहाँ देखेंगे, कि यार ये जो भी बन रहा है आउटपुट देखेंगे कहाँ? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आंसर पता होगा इसका। तो आउटपुट हम देखने वाले हैं अपने ब्राउज़र में। तो एक काम करते हैं, पहले ब्राउज़र में इस फाइल को उठा के ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और आपके सामने HTML फाइल डिस्प्ले हो गई, जो कि ब्लैंक है, ठीक है। बट पहली फाइल हमने रन कर ली है और आप यहाँ देख सकते हो क्रोम हमें बता भी रहा है कि ये यूज़र फोल्डर में, प्रकाश शुक्ला फोल्डर में, डेस्कटॉप फोल्डर में, और अबाउट इस फाइल का नाम है, और क्रोम ने इसको डिस्प्ले कर दिया है। लेकिन इसके अंदर कुछ कोड नहीं है, ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने तो कोई कोड लिखा नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को एक नए टूल के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्रोम और सारे ब्राउज़र ने क्या कर रखा है, एक डेवलपर टूल करके निकाल रखा है, ठीक है। वो डेवलपर्स के लिए बना है। जो एक नॉर्मल यूज़र है वो तो वेबसाइट को नॉर्मली यूज़ कर लेंगे, बट जितने डेवलपर हैं उनके लिए क्रोम ने बोला कि आप जब डेवलपमेंट करोगे तो आपका थोड़ा सा काम मुश्किल होगा, तो हम कुछ टूल्स दे देते हैं आपको, जिससे कि आप इजीली डेवलपमेंट कर सकते हो। तो यहाँ राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे जाओ। जो अभी ओपन हुआ है ये राइट में, इसको बोलते हैं डेवलपर्स टूल। सबसे पहला ऑप्शन ये एलिमेंट्स है, दूसरा कंसोल है, तीसरा सोर्स है, तीसरा नेटवर्क है। सारे ऑप्शन पे नहीं जाते, सबसे पहले एलिमेंट पे रहते हैं अभी। तो एलिमेंट में क्या होता है कि जो कोड लिखा है आपने वो एलिमेंट में दिखता है। इस समय जो कोड है वो ब्लैंक होना चाहिए था, बट यहां पर ये कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब ब्राउजर ये साफ साफ बोल रहा है कि आपने कोई गलती करी है, बेसिक कोड जो आपने मिस कर दिया, मैं लिख देता हूं। एलिमेंट में जाओ, जब भी आप ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे और एलिमेंट में जाओगे तो जो भी कोड उस पेज का है वो आपको दिख जाएगा। वापस अबाउट पेज पे चलते हैं और अपना कोड कुछ लिख के देखते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट्स में कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। तो शुरू करते हैं, कोड लिखते हैं। कोड लिखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, अबाउट डॉट HTML फाइल थी, इसको डिस्प्ले करने के लिए हमने ब्राउजर की हेल्प ली, ठीक है। और ब्राउजर ने इस फाइल को डिस्प्ले कर दिया। बट कैसे? ब्राउजर को कैसे पता चला कि क्या डिस्प्ले करना है? HTML फाइल को उसने कैसे रीड करा? और ब्राउजर ही ये क्यों कर पा रहे हैं और कोई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ब्राउजर के अंदर कुछ तो है। तो ब्राउजर के अंदर एक इंजन है,
जैसे गाड़ी के अंदर इंजन होता है, ब्राउज़र के अंदर ब्राउज़र इंजन है। अलग अलग ब्राउज़र इस इंजन को ना इन्होंने नाम भी दे रखे हैं। क्रोम ने नाम दे रखा है ब्लिंक, ये हमारा ब्लिंक है। मोज़िला ने कुछ और नाम दे रखा होगा, सफारी वालों ने कुछ और नाम दे रखा होगा। तो ब्राउज़र इंजन की मदद से हमने वो जो ब्लैंक अबाउट पेज देखा था वो डिस्प्ले हुआ था, और इसके अंदर दो और इंजन होते हैं, एक होता है रेंडरिंग इंजन और एक होता है जावास्क्रिप्ट इंजन। तो HTML CSS के लिए तो रेंडरिंग इंजन हो गया और जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट इंजन हो गया। जावास्क्रिप्ट इंजन को भी नाम दे रखे हैं। क्रोम बोलता है कि हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम V8 है। मोज़िला बोलता है हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम स्पाइडर मंकी है। तो अगर समराइज करूं, हर ब्राउज़र के अंदर एक इंजन होता है, उसके अंदर दो इंजन और हैं। ब्राउज़र के इंजन के अंदर आपका एक रेंडरिंग इंजन है और एक जावास्क्रिप्ट इंजन है, ठीक है। तो इनकी मदद से तब जाके ब्राउज़र HTML फाइल को समझ पाया और आपको डिस्प्ले कर पाया है, ठीक है। और एक माइंड ब्लोइंग और फैक्ट बताता हूँ कि ये डिस्प्ले करना आपको तो कितना इजी लगा होगा, बट ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। ब्राउज़र HTML CSS जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करने तक के बीच में बहुत सारे स्टेप्स को उसको लेने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं CRP, क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ। क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ वो स्टेप्स होते हैं जो ब्राउज़र लेता है फाइल्स को सबको रीड करके फाइनल डिस्प्ले करने तक जो स्टेप्स होते हैं उसे क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ बोलते हैं। और इन सारे स्टेप्स में हम डिटेल में जाएंगे। अभी मैं आपको ये स्टेप्स नहीं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से आप HTML थोड़ा सीखने लग जाओ, फिर हम और डीप अंदर जाएंगे। अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब नोटपैड में नहीं लिखेंगे। हम एक बहुत अच्छा टूल डाउनलोड करने वाले हैं जिसका नाम है VS कोड। VS कोड है कोड एडिटर है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर लो, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है ये, ठीक है। विंडोज़ के लिए भी, लिनक्स और मैक सबके लिए मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, इंस्टॉल कर लो, बेसिक सा सेटअप है। उसके बाद कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगी और लेफ्ट साइड में ये 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये है, आपको यहाँ पर आपको फोल्डर्स दिखेंगे। आप अगर कोई फोल्डर यूज़ करोगे तो उसके अंदर फाइल्स होंगी, तो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखने लग जाएगा कि फोल्डर है आपका प्रोजेक्ट का, इसके अंदर आपने अबाउट फाइल बनाई है, आपने होम फाइल बनाई है और आपने एक और HTML फाइल बनाई है। अभी हमने सिर्फ एक सिंगल फाइल बनाई है, एक प्रॉपर फोल्डर नहीं बनाया, तो यहाँ कुछ दिखेगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हो पूरे प्रोजेक्ट में, 10 फाइल भी डाल दो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। कितना पावरफुल टूल है। नोटपैड में सर्च नहीं कर पाओगे। नोटपैड तो एक सिंगल फाइल है ना, ये सारी फाइल को कंबाइन भी कर रहा है। तीसरा ऑप्शन गिट है। गिट का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा कोडिंग विद प्रकाश में। तो गिट से हम प्रोग्रेस सेव करते हैं। जैसे आज कुछ कोड किया, फिर हम सेव कर लेंगे कि चलो ये सेव हो गया, हमारा डिलीट ना हो जाए। कल कुछ आपने किया वो सेव हो जाएगा। और ये लास्ट में एक ऑप्शन है, यहाँ एक्सटेंशंस हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी एक्सटेंशन बना रखी है लोगों ने, जो VS कोड में आपको अवेलेबल है। जैसे HTML अगर मैं सर्च करूं, कुछ भी सर्च करो, सबकी एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये पहली एक्सटेंशन क्या कह रही है, कुछ ऑटोफिल ये कर रही है। ये एक्सटेंशन क्या कह रही है, बॉयलर प्लेट। ये बोलती है कि कुछ कुछ कोड अपने आप ही मैं हम ये लिख देगा, आपको कुछ कुछ कोड खुद ही नहीं लिखना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी अबाउट फाइल को उठा के इस पे आप ड्रैग कर लो करता हूँ, और आप यहाँ फाइल करके ओपन करके भी फाइल ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ऐसे आपको ब्रेड क्रम्स दिख रहे हैं ना, कि यूज़र फोल्डर में, प्रकाश शुक्ला फोल्डर में, डेस्कटॉप फोल्डर में, और अबाउट HTML यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अबाउट फाइल में हम काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको फाइल के सबसे टॉप पे लिखना पड़ता है डॉक टाइप HTML। लेकिन ये हुआ क्या, मैंने तो DOC लिखा था, ये तो अपने आप ही ऑटोफिल हो गया। इस वजह से हमने VS कोड यूज किया। अभी मैं नोटपैड में लिख रहा होता तो बस टाइप ही करता रहता, ठीक है, और गलती भी कर देता, डॉक टाइप में कैपिटल में नहीं लिख रहा होता। बट ये केस
सेंसिटिव इतना नहीं है, आप इसको छोटा भी लिख दो, ऐसा भी लिख दो, ऐसे भी चल जाएगा, कोई भी कैपिटल लिखो कोई भी स्मॉल लिखो। बट एक डेवलपर कम्युनिटी में ना एक रूल होता है कि आप इस तरीके से कोड लिखो ताकि दूसरा डेवलपर भी समझ पाए। ये मतलब ऐसा अनसेड रूल होता है, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है, आप करने को तो कुछ भी कर लो, लेकिन आप बोला जाता है कि जिस तरीके से दुनिया लिख रही है आप उस तरीके से लिखो, क्योंकि आपका कोड कोई दूसरा भी पढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन ये है कि हम इससे बताते हैं कि भाई ये HTML का वर्जन 5 है, ठीक है, ये लेटेस्ट है, ये वर्जन 5 से हमने ये अबाउट पेज बना रहे हैं जो 2014 में HTML5 आया था, हम उसको यूज करके ये कोड कर रहे हैं, उसको यूज करके हम ये HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम अपने ब्राउजर को ये बता रहे हैं, ठीक है। पहली लाइन में आप ये बताते हो, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ब्राउजर को ये नहीं पता कि HTML4 यूज कर रहे हो, 3 यूज कर रहे हो, 2 यूज कर रहे हो। तो पहली लाइन में आपको ये लिखना है डॉक टाइप HTML। और एक बार देखते हैं कि अगर मैं HTML4 में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा। तो आप ये देख सकते हो, अगर HTML4 होता तो एक खतरनाक सा दिखने वाला हमें लिखना पड़ता, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस्ट स्टार्ट विथ, मतलब HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो ब्राउजर को बताता है कि किस तरह का ये डॉक्यूमेंट है। अगर मैंने पहली लाइन ये लिख दी होती तो ये HTML4 का डॉक्यूमेंट बन गया, ब्राउजर को समझ आता कि अच्छा ये HTML4 का है, तो ब्राउजर अपने ब्राउजर इंजन को बोलता कि भाई HTML4 का डॉक्यूमेंट आया है, उसको अपने अकॉर्डिंग आप रेंडर कर लेना, अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर लेना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं और इस फाइल को ब्राउजर में फिर ड्रैग करके डालते हैं। सेम कोड मुझे ब्राउजर ने अपने आप लिख दिया, बट ऊपर डॉक टाइप HTML आ गया। चलो फाइनली ब्राउजर ने कुछ तो मेरा कोड एक्सेप्ट किया, बाकी ठीक है, ये HTML वाला जो है ये सब कोड है ब्राउजर ने अपने आप लिख दिया क्योंकि हमने गलती करी, बट फाइनली कुछ तो मेरा कोड यहाँ एलिमेंट में मुझे दिख रहा है। अब मैं आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, एक होता है एलिमेंट और एक होता है टैग, ठीक है। तो HTML का पेज हम ना एलिमेंट्स और टैग्स को यूज करके पूरा पेज बना लेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट आपको मैं बताता हूँ जिसको बोलते हैं HTML। ये एक्चुअली ऑटो फिल हो जाएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो HTML मैंने 2 बार लिखा, ये पूरा एलिमेंट है, 2 बार लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ये रूट एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है। और इस एलिमेंट में एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग में ऐसे एक आपको ये स्लैश लगाना पड़ेगा। अब हमारा बन गया पहला एलिमेंट, हमने बना लिया जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दो होते हैं। हर एलिमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, कुछ कुछ में नहीं होते, बाद में बताऊंगा, बट आपको समझ आ गया एलिमेंट क्या है, टैग क्या है। और पूरा जो हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो हम ये एलिमेंट्स को यू कंबाइन करके पूरा पेज बनाते हैं। बटन है वो भी एलिमेंट है, टेक्स्ट है वो भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट में ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग है। और ये HTML आपको लिखना पड़ता है, और ऐसा बोला जाता है कि पूरे पेज में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपको HTML के अंदर रैप करना है। मतलब आगे आप कुछ भी लिखोगे तो वो इस HTML के अंदर आप लिखोगे। अब जो भी पूरा पेज होगा वो इस HTML के अंदर होगा। तो सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखोगे डॉक टाइप हमने खुद लिखा है, HTML हमने खुद लिखा है। अभी भी 2 लाइन का कोड है जो ब्राउजर अपने आप लिख रहा है, मतलब अभी भी हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो HTML एलिमेंट के अंदर आपको 2 एलिमेंट और लिखने पड़ते हैं, एक है हेड, एक है बॉडी। ये थोड़ा जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस का हेड होता है, बॉडी होता है, उस तरह का थोड़ा स्ट्रक्चर लग रहा है। बट हेड में क्या होता है, जो भी आपको विजिबल नहीं है, जो भी आप पेज में ऐड करोगे, जैसे टाइटल हो गया, कुछ मेटा डेटा हो गया, कुछ आप CSS या जावास्क्रिप्ट का
कुछ लिंक्स डाल रहे हो जो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने हैं, सब कुछ आप हेड में डाल दोगे, और कैसे आप डालोगे वो बाद में देखेंगे। और बॉडी में हम वो सारे एलिमेंट्स बनाएंगे जो एक्चुअल में हमें पेज में हमें दिखते हैं, जैसे बटन्स हो गए, टेक्स्ट हो गया। तो ये एक स्केलेटन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने का। ठीक है, तो इसको भी एलिमेंट बोलेंगे, हेड एलिमेंट आपका। अगेन ये बॉडी एलिमेंट है, ये बॉडी का ओपनिंग टैग है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, और भी ऐसे टर्म्स आएंगे। बट अभी आप एलिमेंट टैग ये सब याद रखो, ठीक है। एक बार ब्राउजर पे जाके भी देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सबसे ऊपर डिक्लेरेशन है कि HTML फाइल का डॉक्यूमेंट है, फिर HTML है, इसके अंदर हेड और बॉडी है। फाइनली ब्राउजर ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा और हमारा लिखा हुआ कोड ही उसने डिस्प्ले करा है। लेकिन क्या मैं सच बोल रहा हूं कि हमने लिखा है, ब्राउजर ने नहीं लिखा? तो इसको पता करने के लिए एक आइडिया है मेरे पास कि क्यों ना हम कुछ एक और एलिमेंट बना लें, और उसको बनाने के बाद वो एलिमेंट तो यहाँ पर दिखना चाहिए। तब हमें पता लगेगा जो हम लिख रहे हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर आ रहा है, और ये हमें पता चलेगा कि अगर हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं तो एक्चुअल में ब्राउज़र अपने आप ये हमें लिख के दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एलिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, और वो डिस्प्ले करने वाला एलिमेंट होगा, तो वो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर रहेगा, और वो टेक्स्ट को क्रिएट करने वाला एलिमेंट है। बहुत सारे एलिमेंट से कुछ टेक्स्ट क्रिएट होता है, तो वो एलिमेंट है पी एलिमेंट, इसको बोलेंगे पी टैग। पी यूज होता है जिससे कि आप पैराग्राफ लिख सकते हो अपनी वेबसाइट में, और इसके अंदर आपको टेक्स्ट भी देना पड़ता है। अभी आपने देखा था हेड और बॉडी एक रैपर है और HTML एक रैपर है, बट पी एलिमेंट क्या था? पी एलिमेंट भी रैप कर रहा है, लेकिन वो किसको रैप कर रहा है? वो किसी और को रैप नहीं कर रहा। जैसे HTML एलिमेंट ने हेड और बॉडी एलिमेंट को अपने अंदर रैप करा, बॉडी एलिमेंट ने अपने अंदर पी एलिमेंट को रैप करा, लेकिन पी ने अपने अंदर टेक्स्ट को रैप करा। उसके अंदर टेक्स्ट है, उसके अंदर दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो दिस इज अ पैराग्राफ। सेव करते हैं और अब फाइनली रिफ्रेश करते हैं, और फाइनली आप देखोगे यहाँ पर एक पैराग्राफ फाइनली आ गया। मेरे को पता है ये पेज दिखने में बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, बट आप बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाने वाले हो मेरे साथ। लेकिन अभी फाइनली हमने कुछ बना लिया है जो हमें एक्चुअल में पेज में दिख रहा है, बट एलिमेंट्स में जाके मुझे ये पी टैग दिखना चाहिए। तो यहाँ कुछ एरो आ गया, इस एरो पे क्लिक करूंगा। फाइनली अब मेरे को पक्का भरोसा हो गया, जो हम लिख रहे हैं वो ही एलिमेंट में आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम अब कुछ डेवलप करेंगे और फास्ट डेवलप करेंगे, और पेजेस बनाएंगे, नए नए एलिमेंट सीखेंगे, और एक कुछ कुछ UI बनाएंगे।